हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, हर एक बिजनेस चाहता है कि वो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करे, और उसमें उसकी हेल्प करेगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर हम बिजनेस में मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते तो हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैच रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड with expenses of that period to determine the correct profit or loss for the accounting period. What is this? देखो, जब भी हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उस पीरियड में हमने क्या कमाया और हमने क्या खर्चा किया। अब सपोज हमने कमाया 8 लाख और हमने खर्चा किया 2 लाख, तो अब हमें प्रॉफिट कितना हो गया? हमें प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे? 6 लाख। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड का आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो, जो रेवेन्यू है वो भी उस पीरियड के होने चाहिए और एक्सपेंसेस भी उसी पीरियड के होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड 2021 टू 22 है, यानी 1 अप्रैल 2021 तो 31 मार्च 2022 है, तो हमें उसी पीरियड के रेवेन्यू लेने हैं और उसी पीरियड के एक्सपेंसेस लेने हैं। मतलब दोनों सेम पीरियड के होने चाहिए। ठीक है, तो ना ही कुछ पास्ट का इसमें लाना है, ना ही फ्यूचर का, ना ही पुराना पिछले साल का एक्सपेंस यहाँ पे इंक्लूड होगा, ना ही फ्यूचर का एक्सपेंस कोई इंक्लूड होगा। तो हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सेम पीरियड के होने चाहिए, तभी हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे, तभी हमारे पास उस पीरियड का प्रॉफिट और लॉस आ पाएगा करेक्ट। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि जो हमने कमाया, जो हमारा रेवेन्यू है, उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करें, क्योंकि उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हमें करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड का जो प्रॉफिट है या लॉस है वो पता लगेगा। ओके, तो मैच यहाँ पे मैच बेसिकली करना किसको है? मैच करना है अकाउंटिंग पीरियड को। तो जो हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच कर रहे हैं, तो उसको सेम अकाउंटिंग पीरियड का ही रखना है, उसको सेम पीरियड का ही रेवेन्यू लेना है और सेम पीरियड के ही एक्सपेंसेस लेने हैं। ओके, होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स और एंटिसिपेटेड लॉसेस से रिलेटेड। अब बेसिकली अब अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है और अगर हमें लगता है अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमें उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है? तो वहाँ पे हम फॉलो करते हैं प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है नेवर एक्सपेक्ट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, छोड़ दो उसको हमने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करना। बट अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, उसको फटाफट रिकॉर्ड कर लो। बट ऑलवेज मेक अरेंजमेंट फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस। लॉसेस के लिए हमेशा अरेंजमेंट बनाओ। इट इज ऑल अबाउट प्लेइंग सेफ। सेफ प्ले करो, लॉसेस पता लगे उसको रिकॉर्ड कर लो और प्रॉफिट पता लगे छोड़ दो, उस फ्यूचर में देखी जाएगी प्रॉफिट होंगे तो, क्योंकि प्रॉफिट के लिए हमें कोई अरेंजमेंट थोड़ा करना है। सो द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्स दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। कौन सा प्रॉफिट? एंटिसिपेटेड प्रॉफिट। अगर हमें लगता है फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाता, जब तक वो प्रॉफिट एक्चुअल में हो नहीं जाता। बट ऑल द लॉसेज जो हमें फ्यूचर में लगता है लॉस होने वाला है, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसमें एक। इसकी वजह से जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, सपोज हमारे पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू हमारे पास है 40,000।
ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू मतलब जो हमने लिखा हुआ है वो है 40,000 और मार्केट वैल्यू हो जाती है इसकी 30,000। तो हम कौन सा कैलकुलेट करेंगे, मार्केट वैल्यू इसकी 30,000 हो गई है, तो मतलब हमें लॉस हो जाएगा अगर हम इसको अभी बेचे 10,000 का, तो हम इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 30,000 पे। ठीक है। अब दूसरा केस, अगर बुक वैल्यू है 40,000 और मार्केट वैल्यू है 50,000, अभी बेचने तो नहीं जा रही ना मैं उसको, तो अब हम इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, अब भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 40,000 पे। अब हम इसको रिकॉर्ड 50,000 पे नहीं करेंगे, मार्केट वैल्यू पे नहीं करेंगे, हम वो वैल्यू लेंगे जो कम है। इट इज ऑल अबाउट प्लेइंग सेफ प्ले करना। प्रॉफिट, अब यहाँ पे हमें लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे हमें प्रॉफिट लग रहा था कि प्रॉफिट होगा, तो हमने इसको छोड़ दिया, 40,000 पे रिकॉर्ड कर लिया। बट यहाँ पे जैसे ही हमें पता लगा कि मार्केट में उसकी 30,000 वैल्यू होगी, वैसे ही हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया 30,000 को, फिर हमने 40,000 पे नहीं दिखाया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम 40,000 पे दिखा देते तो हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखता और हमें कल को बड़ा धक्का लगता कि ओह इतना बड़ा लॉस हो गया। तो लॉसेस जैसे ही हमें लगता है कि फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं, मार्केट वैल्यू जैसे ही रिड्यूस हुई वैसे ही हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, ताकि फ्यूचर में हमें कोई धक्का ना लगे। क्योंकि प्रॉफिट के लिए अरेंजमेंट नहीं बनाना होता, लॉस के लिए अरेंजमेंट बनाना होता है। ओके। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व रह के चलना, सेफ चलना बेसिकली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कोस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट। बेसिकली हमें अकाउंट्स में एसेट्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने फर्नीचर परचेज किया तो हम फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, हम फर्नीचर को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, जिस पे हमने, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने फर्नीचर को परचेज किया 50,000 पे। ठीक है, तो फर्नीचर की वैल्यू लिख दी हमने 50,000। अगले साल क्या हुआ, फर्नीचर की वैल्यू मार्केट में हो गई 60,000, मार्केट वैल्यू क्या हो गई 60,000। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम उसको जिस पे हमने परचेज किया था उस पे रिकॉर्ड करेंगे या मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसेट्स जो है वो हमेशा रिकॉर्ड होंगी उस वैल्यू पे जिस पे आपने उसको परचेज किया है, एक्वायर किया है। यानी एसेट्स हमेशा हम क्या दिखाएंगे, एक्वायर्ड वैल्यू। एक्वायर्ड वैल्यू कितनी है, 50,000। बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमेशा ये 50,000 ही दिखाया जाएगा? द आंसर इज नो। हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे टाइम टू टाइम, क्योंकि कभी भी एसेट की वैल्यू सेम नहीं रहती। अगर हमने फर्नीचर लिया है, हमने उसको यूज़ किया है, तो उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम रिड्यूस होगी, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। तो हम वो टाइम टू टाइम जो वैल्यू है उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। एसेट्स जो है वो किस पे रिकॉर्ड होंगी, परचेज प्राइस पे। एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज बट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड, और उसको सिस्टमैटिकली रिड्यूस करेंगे बाय चार्जिंग डेप्रिशिएशन। बट मार्केट वैल्यू को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट में चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है, बट अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम मार्केट वैल्यू को नहीं दिखाते। हम हमेशा जो हमने एक्वायर किया उसी को शो करते हैं और उसको डेप्रिशिएट करते रहते हैं। मतलब अगर फर्नीचर 50,000 पे लिया तो उसको हम कम करते रहेंगे, बट उसको मार्केट वैल्यू पे शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो बहुत बार चेंज होती रहेगी, कितनी बार हम अपने अकाउंट्स को चेंज करेंगे, तो इसलिए बार बार अकाउंट्स को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो हम कौन सा कंसेप्ट फॉलो करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। मतलब जिस पे एक्वायर किया है, जिस पे हमने परचेज किया है, हमेशा वही प्राइस रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। हाँ जी, यहाँ पे ये भी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि हिस्ट्री वाली कॉस्ट है, मतलब जिस पे एक्वायर किया वही दिखाते रहेंगे हमेशा आगे पीरियड्स में। ओके, नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल या फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है नाम से क्लियर है, फुल डिस्क्लोजर। ये कहता है कि हमें अपनी अकाउंटिंग में सब कुछ डिस्क्लोज करना है और कुछ भी छुपाना नहीं है। और ऐसी चीज़ तो बिल्कुल नहीं छुपानी जो हमारे जो पर्सन है, जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो उनके लिए मटेरियल है। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स कंसर्निंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज
मस्ट बी फुली एंड कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड, हमें कुछ भी छुपाना नहीं है, सब कुछ दिखाना है। चाहे कोई चीज़ ऐसी है जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो हमने उसको नोट्स में दिखाना है। अगर सपोज हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है और वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है हमारे यूज़र के लिए, कोई पर्सन के लिए, तो हम उसको नोट्स में दिखा देंगे। ठीक है, तो हमें सब कुछ डिस्क्लोज करना है, हमें किसी के साथ मतलब कुछ भी छुपाना नहीं है, और स्पेशली वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं छुपानी जो दूसरे के लिए वैल्यूएबल है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसकी ही एक्सेप्शन है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमें सब कुछ दिखाना तो है बट सारे मटीरियल फैक्ट्स दिखाने हैं। मटीरियल फैक्ट्स का मतलब क्या है, अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक पेंसिल परचेज़ कर रही हूँ 5 रुपये की, मैं एंट्री कर रही हूँ 5 रुपये की। उसके बाद मैं इरेज़र परचेज़ कर रही हूँ 2 रुपये की, मैं 2 रुपये की एंट्री कर रही हूँ। उसके बाद मैं 3 रुपये की स्केल परचेज़ कर रही हूँ, मैं स्केल की एंट्री कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या ये सही होगा? इतने तो 5 रुपये की पेंसिल है और इतना तो मैंने उसका रिकॉर्डिंग के लिए पेज ही ले लिया। या फिर अगर हम डाटा की बात करें, अगर ऑनलाइन की बात करें तो मेमोरी ही ले ली। तो ऐसा नहीं करना हमने कि हम इररेलेवेंट डाटा, मतलब इररेलेवेंट डाटा को लिखी जा रहे हैं। हमने सिर्फ मटीरियलिटी दिखानी है। अगर हम फालतू की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो तो छुप ही जाएगी। तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटीरियल फैक्ट्स। अकाउंटिंग को मटीरियल फैक्ट्स पे फोकस करना है, और मटीरियलिटी डिपेंड करती है उसके नेचर पे और अमाउंट इन्वॉल्व। अब हर एक बिजनेस के लिए क्या मटीरियल होगा क्या नहीं। अब जैसे एक छोटा बिजनेस है, उसके लिए 500 की ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी है, और एक बड़ा बिजनेस है उसके लिए 500 की ट्रांजेक्शन बहुत छोटी है। तो वो डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस। तो हमें बेसिकली मटेरियल फैक्ट्स को करना है। जैसे मैंने बात की 5, और हमें ना हर एक चीज़ को अलग अलग नहीं दिखाना, उसको मर्ज कर देना है। लाइक फॉर एग्जांपल 5 रुपये की पेंसिल ली, 3 रुपये का वो लिया, आप इसके लिए हम पेंसिल अकाउंट डेबिट, पेन अकाउंट डेबिट, और क्या नाम है बाकी चीज़ें मतलब वो दिखा रहे हैं, स्केल अकाउंट डेबिट। इसकी जगह हम एक यूज़ कर लेते हैं स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। अब फर्नीचर है ऐसे ही, तो फर्नीचर के लिए हम ऐसा नहीं अलग चेयर अकाउंट डेबिट करेंगे या फिर डोर अकाउंट डेबिट करेंगे, हम सारे फर्नीचर को एक ही में डालेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो दैट इज़ मटीरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है, कि हमने फालतू के अकाउंट्स ओपन नहीं करने और फालतू की चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना। ओके, होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है स्टेबल। अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है, देखो हर एक चीज़ को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके भी बड़े रास्ते होते हैं, और हर एक चीज़ को पढ़ने के भी बहुत तरीके होते हैं। तो बेसिकली ऐसे ही अकाउंटिंग में भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएशन। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है वो डिपेंड करता है अकाउंटेंट पे। अब अगर अकाउंटेंट ने सोच समझ के एक मेथड को अडॉप्ट कर लिया, तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उस मेथड को बार बार चेंज नहीं करना। अब आप एक बार कोई मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, अगले साल आप कोई मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, तीसरे साल आप कोई मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप बेसिकली जो उसकी कंपेरेबिलिटी है, मतलब आपने पहले तो कोई और मेथड अडॉप्ट किया, अब कोई और किया, तो अगर आप अकाउंट्स को कंपेयर करना चाहोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, वो तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट ये कहता है, अकाउंटिंग मेथड वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड, एक बार हमने जो अकाउंटिंग मेथड अडॉप्ट कर लिया, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। हमने उसको ईयर आफ्टर ईयर अप्लाई करते रहना है। तो इससे क्या होता है, द कंसेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट्स कंपेरेबल। तब हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो ऐसे फिर एक बार कोई मेथड अडॉप्ट किया, दूसरी बार कोई मेथड, तो कंपेयर करने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो कंपेयर करने में हेल्प करता है। बट क्या ये मेथड ये कहता है कि कभी चेंज करो ही मत? देखो बिजनेस तो हमारा कितना फ्लेक्सिबल होता है, बाहर एनवायरनमेंट में कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या हम चेंज करें ही ना कभी? नहीं, ये कंसेप्ट ये नहीं कहता कि चेंज करो मत, चेंज करो। चेंज परमिटेड है जब चेंज अच्छा है, जब हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चेंज अच्छा है। बट ऐसा नहीं कि आप बार बार चेंज कर रहे हो।
चेंज आर परमिटेड ओनली व्हेन द न्यू मेथड इज़ कंसीडर बेटर। अब जब चेंज परमिटेड है, जब हमें लगे कि नया मेथड बेटर है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को और अच्छे से डिपिक्ट कर सकता है और अच्छे से शो कर सकता है। ठीक है, सो बेसिकली दिस वॉज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कि हमें एक बार मेथड अडॉप्ट कर लिया तो उसको कंसिस्टेंट रखना है, उसको सेम रखना है और हम उसको चेंज कर सकते हैं अगर वो चेंज अच्छा है। तो आज हमने डिस्कस किया मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट है हमारा नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सेम पीरियड के होने चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे नेट प्रॉफिट। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना, बट अगर हमें लगता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो हमने उसके लिए अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, हमें एसेट को उसकी एक्विजिशन प्राइस यानी जितने पे परचेज किया है उसी पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मार्केट वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। हिस्टोरिकल इसलिए बोला गया क्योंकि एक बार एक्विजिशन आ गई फिर उसी पे हमें क्या उसको लिखते रहना है। नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, हमें सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन अनडिस्क्लोज नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज मटीरियलिटी कंसेप्ट, डिस्क्लोज करने के चक्कर में ये ना हो आप छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जा रहे हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें दिखाओगे तो जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो छुप जाएगी, तो हमने ऐसा भी नहीं करना। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, आपने एक बार जो मेथड अडॉप्ट कर लिया, बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे यहाँ पे, तो आपने जो मेथड अडॉप्ट कर लिया आपने उसमें कंसिस्टेंट रहना है, स्टेबल रहना है, उसको बार बार चेंज नहीं करना है। बट चेंज करोगे तभी जब वो चेंज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छा है। ओके, होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।